नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनकी मदर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर की है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपनी बेटी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है और साथ ही साथ चाहती है कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। करियर और विवाह मुख्य रूप से इसके ऊपर आधारित प्रश्न है कि करियर और विवाह कैसा रहने वाला है। आर्किटेक्चर के फील्ड में अर्बन प्लानिंग की डिग्री ले रही हैं, आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ में कर रही हैं। तो जानना चाहती हैं इनकी माता जी की इनके लिए मतलब इनकी बच्ची के लिए दोनों में से क्या बेहतरीन रहेगा। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा की तरफ जाना ज्यादा अच्छा है या फिर जो ये आर्किटेक्चर के फील्ड में काम कर रही हैं ये इनके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इसके बाद इन्होंने पूछा है भाग्योदय कब होगा और शनि की 7.5 के कारण बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, ऐसा इनका कहना है। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है, कर्क लग्न। और चंद्रमा देव देखें तो जाकर के मकर राशि में विराजमान है। तो इस जातिका की कुंडली बनती है कर्क लग्न और मकर राशि की। कर्क लग्न वालों की बात करें तो कर्क लग्न वालों का स्वभाव मैंने कई बार बताया कि सौम्य स्वभाव के होते हैं, हृदय बड़ा कोमल होता है ऐसे लोगों का, किसी का बुरा नहीं करते, बहुत ज्यादा भावना प्रधान होते हैं, इस चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, भावना प्रधान होने की वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं। और सर्वश्रेष्ठ लग्न है ये। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही होता है कि इमोशनल बहुत होते हैं। मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बनता है और यदि ऐसे लोग मेहनत करें तो जीवन में टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। लग्न की तरफ चलते हैं। 21 डिग्री का यहां पर लग्न है, लग्न के पास बल बहुत अच्छा माना जाएगा। शुक्रदेव यहां पर लग्न में ही विराजमान है। एक तो ये लग्न अपने आप में बहुत ही कोमल लग्न है, चंद्रमा का लग्न है, सौम्य वाला लग्न है, सौम्यता वाला लग्न है। ऊपर से सौंदर्य कारक ग्रह शुक्र का आकर के बैठ जाना निश्चित रूप से आकर्षण बहुत अच्छा देता है व्यक्ति को। यहां पर शुक्र आकर के बैठ जाए तो जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। शुक्र इस कुंडली में कौन है तो वो सुखेश है और साथ ही साथ जो शुक्र है वो लाभेश भी है इस कुंडली में। तो शुक्र एक समग्रह है, कारक नहीं है ना ही मारक है, एक समग्रह है, आकर के लग्न में विराजमान हुआ है। तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र आकर्षण देगा, सुंदरता देगा और कहीं ना कहीं यहां पर जीवन में खूब सारा लाभ ये उठा सकती हैं और जीवन में प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख और ऐश्वर्य का जो सुख है ना वो अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं, मतलब कि उसका लाभ उठा सकती है। 28 डिग्री का शुक्र है यहां पर, बाल अवस्था का ये शुक्र माना जाएगा। तो बल इनके पास करीब करीब 25% के आसपास का माना जाएगा। यहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। विवाह भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं विवाह में प्रेम बना रहेगा और कहीं ना कहीं विवाह में ये लाभ की स्थिति करवा देंगे। पति पत्नी के बीच में प्रेम बनाए रखने की ये कोशिश करेंगे क्योंकि शनि की राशि के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। लाभेश जाकर के लग्न में बैठा हुआ है, जीवन में मेहनत करेंगी, खूब सारा लाभ अर्जित करने वाली होंगी। तो बढ़िया स्थिति है यहां पर शुक्र की। द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। बुध और गुरु यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। इस कुंडली में देखा जाए तो बुध मारक ग्रह है, बुध मार्केश है क्योंकि वो तृतीयेश है इस कुंडली में और साथ ही साथ वो जो है 12वें भाव के स्वामी ग्रह यानी कि द्वादशेश भी है। तो इस कुंडली में चंद्रमा देवता ने उनको मारक ग्रह होने की उपाधि दी। और गुरु कौन है तो गुरु षष्ठेश है और भाग्येश है। तो गुरु कारक ग्रह है इस कुंडली में और गुरु भाग्येश होकर के धन भाव में बैठा हुआ है। ये सूत्र कई बार समझाया है और उस सूत्र को लागू करते हुए यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुरु इस कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। गुरु महाधनी योग बना रहे हैं और कहां तो धन भाव में बैठ करके महाधनी योग यहां पर गुरु बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से गुरु का यहां पर बैठना आपको बहुत ज्यादा लाभ दे देगा और गुरु बुध के साथ बैठे हुए हैं तो भावनाश की तो कोई बात यहां पर लागू ही नहीं होगी। यहां पर गुरु 7 डिग्री का बैठा हुआ है, कुमार अवस्था का है ये गुरु। 50% के आसपास का यहां पर बलाबल है गुरु के पास
और द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, परिवारजनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छा कर देंगे। यहां पर बैठा हुआ गुरु खूब सारा अकूत धन आपको देने वाले होंगे, निश्चित रूप से बेफिक्र रहिए इस चीज को लेकर। और यहां पर गुरु आपको जो है आपकी वाणी को भी बढ़िया करने का काम करेंगे। आपके वाणी में जब आप बोलेंगे तो ज्ञान होगा उस वाणी में, क्योंकि बुध भी साथ में यहां पर विराजमान है। गुरु यहां पर देखा जाए भाग्येश है, धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जैसे महाधनी योग बन रहा है, मैंने आपको यह भी बताया, आपका जो भाग्य है वो धन कमाने में, पैतृक संपत्ति से लाभ लेने में आपको मदद करेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ परिवारजनों का साथ आपको पूरा जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, यहां पर अपनी ही राशि को देखेंगे, छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, बहुत बढ़िया है। अपने ही घर को गुरु देखेगा तो उस घर से जुड़ी हुई परेशानियां जो कि राहु दे रहा है, राहु वहां बैठे हुए हैं छठे भाव में, नीच की राशि में राहु बैठे हुए हैं, मैं बताऊंगा उसके ऊपर जब आऊंगा तो गुरु राहु जनित परेशानियों को खत्म करने वाला होगा। रोग ऋण शत्रु इन सब से आपको बचाएगा, दूर करेगा। यदि चीजें होती है तो उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करवाएगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ती है, स्वास्थ्य में लाभ देगा आपको और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से लाभ देगा, आयु में वृद्धि कर देगा। और गुरु की दसम दृष्टि करियर के ऊपर पड़ेगी, जबरदस्त स्थिति है। मंगल के घर को देखेंगे, करियर में विस्तार करवाएंगे, करियर में आपको ऊंचा पद प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, ये सब कुछ गुरु आपको देने वाला होगा। तो गुरु की स्थिति इस कुंडली में बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है। बुध के ऊपर चलते हैं, 21 डिग्री का बुध है यहां पर, और बुध यहां पर वृद्ध अवस्था के साथ 50% बलाबल के साथ बैठे हुए। बुध वक्री है इस कुंडली में और बुध मारक ग्रह है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो बुध यहां पर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन देगा। क्या देगा बुध? तो कंफ्यूजन देगा। हमेशा याद रखिए चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन है और बुध जो है आपका इंटेलेक्ट है, यानी कि बौद्धिक क्षमता जो हम देखते हैं वो हम बुध से देखते हैं। तो यहां पर बुध वक्री है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकते हैं आपको डिसीजन वगैरह लेने में। और यहां पर देखें तीसरे भाव के स्वामी ग्रह है बुध और इस भाव से द्विद्वादश दोष बना करके बैठे हुए। द्विद्वादश दोष यानी कि अपने ही घर से 12 घर दूर चला जाना या पीछे चला जाना। तो कहीं ना कहीं साहस पराक्रम से उतना लाभ आपको नहीं मिल पाना। इसके अलावा जो है यहां पर बुध बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव तो ये आपको बनाएगा, क्रिएटिविटी से हो सकता है धन लाभ भी दे, लेकिन चूंकि 12 घर पीछे चले गए तो उसमें थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। और तो और ये वक्री भी हैं। यहां पर देखा जाए सूर्य और बुध को ध्यान से देखिए, बुध और सूर्य के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, राशि का परिवर्तन हो रहा है। मेहनत भाव, दौड़भाग के भाव, साहस पराक्रम के भाव और धन भाव के बीच में। तो हो सकता है धन वगैरह कमाने के लिए आपको दौड़ भाग और मेहनत करनी पड़े। तीसरा भाव मेहनत का भी होता है, मेहनत किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत और दौड़ भाग करेंगे तो जीवन में खूब सारा धन लाभ आप कमा सकती है। यहां पर देखा जाए जो बुध बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं आपको ज्ञान ही देगा, कहीं ना कहीं आपको रिसर्च के क्षेत्र में लेकर के जाएगा। गुरु भी देखिए अष्टम भाव को देख रहा है। जब भी अष्टम भाव के ऊपर पॉजिटिव ग्रह देखते हैं, मैंने कई बार इस सूत्र को बताया है, रिसर्च के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता देते हैं। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं रिसर्च का ही क्षेत्र माना जाएगा। और गुरु और बुध की दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि जो अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भी आपको रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में लाभ दिलवाने वाली होगी। बुध की दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम भाव के ऊपर, त्वचा जन्य रोग दे सकता है, उसका ध्यान रखिए। कुंडली के तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। सूर्य और मंगल यहां पर विराजमान है। सूर्य बुध की राशि में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2 डिग्री का सूर्य है यहां पर, मृत अवस्था का है सूर्य, तो दृष्टि ना के बराबर होगी सूर्य के पास और बल काफी कम हो जाएगा। 2 डिग्री का सूर्य है यहां पर और 18 डिग्री के मंगल है। मंगल के पास ऐसा जरूर लग रहा है कि बल है, लेकिन मंगल के पास मैंने सी लिखा है, इसका मतलब कि मंगल कंबशन में आ गए, कंबस्ट हो गए, वो अस्त हो रहे हैं। 17 डिग्री तक जो मंगल देवता है वो यदि सूर्य के निकट आ जाए तो उनको अस्त का माना जाता है। तो यहां पर जो मंगल है वो अस्त के माने जाएंगे, हालांकि पूरी तरह अस्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि का जो बल है वो काफी हद तक छिन्न हो जाएगा। यहां पर सूर्य मंगल की युति पराक्रम योग का निर्माण कर देती है। किस योग का? तो पराक्रम योग का निर्माण कर देती है। और किस भाव में? तो तीसरे ही भाव में, मतलब कि साहस पराक्रम के भाव में ही पराक्रम योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से आप पराक्रमी हैं, आप साहसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप, और नहीं हैं तो आपको पूरी चाहत है कि आप इंडिपेंडेंट बने अपनी लाइफ में। सूर्य यहां पर थोड़े कमजोर हैं, मृत भी हैं और नीचारोही भी हैं। नीचारोही का मतलब होता है नीचता की तरफ अग्रसर होना। नीचारोही का मतलब होता है नीचता की तरफ
अग्रसर होना। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, बुध उच्चारोही है। उच्चारोही का मतलब है उच्चता की तरफ अग्रसर होना। तो बुध जो है ना उच्च राशि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो गए। सूर्य नीचता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो थोड़े वीक हो गए। तो सूर्य को बेहतर करेंगे तो धन, वाणी, पैतृक संपत्ति, परिवार का साथ और इनसे जुड़ा हुआ लाभ और ज्यादा जीवन में आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादा लाभ मिलेगा। यहां पर देखा जाए सूर्य मंगल बैठ करके साहस, पराक्रम, मेहनत में जबरदस्त तरीके से वृद्धि करने वाले हैं। मंगल यहां पर देखा जाए 18 डिग्री का है। कहना चाहिए कि बल पूरा होगा इनके पास, लेकिन अस्त के हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरे बलाबल के साथ यहां पर रिजल्ट वो दे पाएंगे। मंगल देखा जाए पंचमेश है और कर्मेश है इस कुंडली में, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। मंगल जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल कहीं ना कहीं इस तरीके के फील्ड में आपको लेकर के जा सकते हैं जहां पर मेहनत की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। कहीं ना कहीं बिजनेस की एबिलिटी भी यहां पर मंगल दे देगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। पराक्रमी का मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी बनाता है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य मंगल आपको अच्छे पद पर लेकर के जा सकता है। मंगल हालांकि बुध की राशि में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े शत्रु मानते हैं ये बुध को अपना, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से यहां पर जो मंगल है वो भी बाध्य हो जाएंगे कि ये आपको बढ़िया परिणाम दे। आप चाहें तो इस मंगल को बल जरूर दें। मैं आपको आखिर में उपाय बता दूंगा। मंगल को आप बल देंगी तो कहीं ना कहीं चूंकि मंगल इस कुंडली में शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, करियर, प्रोफेशन इसके स्वामी ग्रह बनते हैं, तो इनको बल देना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मंगल की दृष्टि की बात भी मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो अस्त है और सूर्य मृत है, इसलिए भी मैंने उनकी दृष्टि आपको नहीं बताई। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां, हां, मंगल तो अस्त है, पूरी तरह से उनके पास दृष्टि होगी ही नहीं। सूर्य की दृष्टि अगर मान लेते हैं थोड़ी बहुत भी प्रभाव हो उसका, तो नवम भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी भाग्य का आपको साथ दिलवा देंगे। राहु के ऊपर चलते हैं। 21 डिग्री का राहु है और यहां पर जो राहु देवता है ये 50% बलाबल के साथ नीच की राशि में बैठे हुए हैं। राहु नीच राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है। मैंने आपको बताया था कि ये डैमेज कंट्रोल जरूर करेगा। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, मुकदमा का। यहां पर बैठा हुआ जो राहु है ये कंपटीशन निकालने में भी आपको परेशानी खड़ी करेंगे, क्योंकि छठे भाव से हम कंपटीशन में सफलता को भी देखते हैं। तो यहां पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं उसमें भी परेशानी दे सकता है। जहां पर आप जॉब करेंगी हो सकता है वहां पर आपको थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि ये जॉब का हाउस होता है। वर्क प्लेस भी यहां से हम देखते हैं, तो उस दौरान भी आपको परेशानी हो सकती है। फिर से बोलता हूं आपको ये बात, गुरु की दृष्टि काफी हद तक इन सारी परेशानियों को दूर करने वाली होगी। मान लीजिए गुरु की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही होती तो परेशानी कई गुना ज्यादा आपको देखने को मिलती, लेकिन गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है परेशानी आएगी तो जरूर, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जहां से भी परेशानी आएगी ये गुरु आज नहीं तो कल उन परेशानियों को दूर करने वाले होंगे। राहु की दृष्टि की बात करें, राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। कई बार बताया है कि जब भी राहु 10वें भाव को प्रभावित करते हैं करियर में स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ी परेशानी करियर को लेकर के देते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर। उच्च की दृष्टि जरूर है लेकिन पैसों का खर्च करवा सकते हैं, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। अब यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं जितने लाभ मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ी सी कमी ये कर सकते हैं, वाणी को थोड़ा उग्र बना सकते हैं और धन वगैरह जो है आपको संभाल करके रखना चाहिए। धन को ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। वैसे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा धन होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी धन को थोड़ा सोच समझ करके खर्च करेंगी, लाभ दे जाएगा आपको। खास करके राहु की दशा में इस बात का ध्यान रखिए। राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं, राहु की दशा में अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंडली के 7वें भाव में चलते हैं। शनि और चंद्रमा यहां पर विराजमान है। शनि और चंद्रमा किसी भी कुंडली में एक साथ विराजमान हो जाए एक ही भाव में, या तो आमने सामने भी बैठ जाए, तो काफी लोग कहते हैं कि ये विष दोष है। मतलब साथ में बैठ जाए तो विष दोष तो है ही है, आमने सामने भी शनि चंद्रमा होते हैं तो विष दोष बन जाता है। तो यहां पर शनि और चंद्रमा एक ही भाव में युति बना करके बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि चंद्रमा का विष दोष बन रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर देखा जाए शनि शश नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में शनि मारक ग्रह होते हैं, तो ये कह देना कि शश महापुरुष योग बहुत प्रभावी होगा, बहुत लाभ दे जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, चूंकि शश महापुरुष योग बन रहा है तो कुछ तो प्रभाव ये देगा ही। तो यहां पर बैठा हुआ जो शनि है, अगर आप बिजनेस वगैरह करती हैं, समाज में फेमस होना चाहती हैं, नाम बनाना चाहती हैं, उसमें ये लाभ दे देगा। शनि वक्री भी हैं, विष दोष भी बना रहे हैं, मारक भी हैं,
वैवाहिक जीवन में परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। कारण ये है कि यहां पर आपकी कुंडली में विष दोष बन रहा है। तो विवाह से पूर्व यदि अभी तक आपने विष दोष नहीं निवारण करवाया है इसका, तो आपको विष दोष का निवारण जरूर करवा लेना है। आखिर में मैं आपको उपाय में ये बात जरूर बताने वाला हूं। शनि यहां पर देखा जाए करीब करीब 25% से ऊपर बलाबल के साथ यहां पर विराजमान है। और यहां पर शनि बैठ करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विवाह को टूटने तो नहीं देंगे, क्योंकि विवाह भाव का स्वामी ग्रह विवाह भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन अनबन की स्थिति हो सकती है। और यहां पर शनि चंद्रमा की युति जो है मैरिटल लाइफ में आपको परेशानी दे सकती है। हो सकता है तालमेल को लेकर के परेशानी, हो सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के आप मेंटली परेशान हो जाए। मेंटली क्यों परेशान हो जाए? क्योंकि चंद्रमा मन है। कुछ देर पहले भी मैंने आपको समझाया था चंद्रमा मन है, और आपकी कुंडली में तो चंद्रमा लग्नेश भी है, और लग्न मतलब होता है शरीर। तो यहां पर चंद्रमा आपकी कुंडली में मन तो है ही है, आपका शरीर भी है। तो यहां पर विष दोष आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आपके मानसिक हेल्थ के लिए भी यह हानिकारक है। तो निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपको इस विष दोष का निवारण जरूर करवाना है। यहां पर देखा जाए शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, और भाग्य में ये विलंब पैदा करेंगे। यदि आपको ये शिकायत है कि मेरा काम देर सवेर बनता है, तुरंत नहीं बनता, उसके पीछे का कारण है शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर जाना। शनि की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, जो पर्सनालिटी में बहुत जबरदस्त बात होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आएगी। और शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि जरूर पड़ेगी। उच्च की दृष्टि जरूर पड़ेगी तो प्रॉपर्टी वगैरह शनि आपको बहुत देने वाले हैं। एक से ज्यादा मकान, वाहन, इन सब का सुख आप ले लेंगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप। चंद्रमा यहां पर 15 डिग्री के साथ बलाबल के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, शनि के घर में बैठे और शनि के साथ बैठ गए। ये अच्छी बात नहीं है। यहां पर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि शनि भी यहां पर बैठ गए तो विष दोष बन गया। स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाइए, विवाह को लेकर के सजग हो जाइए। और यहां पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी ये आपको मैरिटल लाइफ में दे सकता है। चंद्रमा की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। यदि आपने विष दोष का निवारण करवा लिया तो इस चंद्रमा की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ रही है, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। आपके व्यक्तित्व को ये बढ़िया बना रही है, और यहां पर इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको दोष से बाहर निकालिए। चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है, और शनि तो आप जानते ही होंगे सबसे पापी ग्रहों में से एक है। शनि और चंद्रमा बैठ जाए तो पीड़ित ज्यादातर मामलों में चंद्रमा होता है, और यहां तो शनि के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होगा। तो इसको बस बेहतर कर लीजिए, स्थिति आपको लाभ हो जाएगी। शनि यहां पर सप्तमेश है, सप्तम भाव में ही बैठे हुए पति थोड़े से मेच्योर्ड होंगे, समझदार होंगे, और कुंडली मिलान करके विवाह हो तो बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। यहां पर केतु विराजमान है। केतु भी यहां पर नीच की राशि में है, बैठे हैं बुध के भाव में, बुध द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है। यहां पर बैठा हुआ केतु अपनी दशा अंतर दशा में आपके धन का व्यय करवाएगा, अनावश्यक तरीके से भी धन का व्यय करवा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। 50% का बलाबल है इस केतु के पास भी। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं घर के मेंटल पीस को खराब कर सकता है, कलह की स्थिति करवा सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं केतु की दशा में, बहुत सोच समझ के लीजिए। राहु और केतु की दशा में, दोनों की दशा में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि जरूर है, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं को पराजित करने का काम ये करेंगे। और केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, अध्यात्म के प्रति थोड़ी बहुत रुचि दे सकते हैं, गूढ़ रहस्य के पीछे आपको लेकर के जा सकते हैं। वैसे भी आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उसमें केतु की दृष्टि ऊपर से पड़ गई तो रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये भी आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे, उसमें नुकसान नहीं करेंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर बात करें तो अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 15 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। राहु आपकी कुंडली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। छठे भाव में राहु को हम अच्छा जरूर मानते हैं, कई वीडियोस में मैंने बोला है, लेकिन सिर्फ एक बात को देख करके कह देना कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ये उचित नहीं। तो यहां पर आपका जो राहु नीच की राशि में बैठा हुआ है, ये आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। याद रखिएगा, परेशानी आएंगी जरूर, लेकिन आप उन परेशानियों को पार कर जाएंगे। इसके पीछे का कारण है गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ना। राहु की महादशा में फिलहाल आपको चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो कि 28 मार्च 2021 तक चलेगी। मेंटली आपको ये परेशानी दे सकता है, और विवाह के योग भी बना देगा। ये 7.5 भी आपको चल रही है, आप मकर राशि की बनती है, और 7.5 आपको चल रही है। अभी भी
साढ़े साथी करीब 5 पौने 5 वर्षों तक मकर राशि वालों के ऊपर रहने वाली है। तो ये समय थोड़ा आपको मानसिक फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, तो संयम के साथ काम कीजिए और उपाय को जरूर कीजिए, जो उपाय आपको आखिरी में बताए जाएंगे। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। करियर और विवाह कैसा रहेगा? करियर बढ़िया रहेगा, मंगल को थोड़ा और बलवान कर लीजिए, जबरदस्त स्थिति है। धन वगैरह के बारे में आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु की महादशा जैसे ही इनको 2022 में आएगी, जीवन में काफी हद तक आप देखेंगे कि इनका जीवन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। धन के नजरिए से, भाग्य के नजरिए से, करियर के नजरिए से बहुत ज्यादा इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। विवाह कैसा रहेगा? मैंने बताया कि विष दोष सप्तम भाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। षष्ठ महापुरुष योग जरूर बन रहा है, लेकिन शनि कारक नहीं है। तो इस विष दोष से आप इनको निवारण करवा लीजिए, इसका मुक्ति दिलवाइए, उसके बाद कुंडली मिलान करिए। विवाह बढ़िया रहेगा, टूटेगा नहीं कभी। आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग की डिग्री ले रही है, IIT रुड़की से PhD कर रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। हायर एजुकेशन, आप PhD कर रही है तो निश्चित ये एजुकेशन से बहुत ऊपर की बात है। हायर एजुकेशन, माफ करिए, ग्रेजुएशन से बहुत ऊपर के एजुकेशन की बात है, यानी कि हायर एजुकेशन की बात है। तो यहां पर हायर एजुकेशन के लिए कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव को देखते हैं। और मैंने बताया था कि गुरु इस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और वो बहुत जबरदस्त स्थिति में आपकी कुंडली में है, बताया था। और आप निश्चित रूप से हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, PhD कर रही हैं। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं गुरु है। गुरु का साथ जो है और गुरु का हाथ जो है, आशीर्वाद का आपके ऊपर बना हुआ है। और कई बार ये बताया है मैंने सूत्र कि गुरु जो है एक स्त्री की कुंडली में बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो पति को भी दर्शाते हैं। तो आपका गुरु बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है। PhD करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ रही है उसके पीछे का कारण है राहु की महादशा और शनि की 7.5। इस वजह से डिले, मानसिक रूप से परेशानी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। UPSC की प्रिपरेशन भी कर रही है, इन दोनों चीजों में से बेस्ट क्या रहेगा? देखिए, राहु की महादशा जब तक चल रही है, राहु की महादशा 15 अप्रैल 2022 तक चल रही है, तब तक तो मुश्किल है, तब तक थोड़ी मुश्किल है यहां पर सिविल सर्विसेज वगैरह को निकालना, क्योंकि यहां पर बैठ करके ये परेशानी तो देने वाले हैं। हां, जब राहु में मंगल की अंतर्दशा आएगी मार्च 2021 में, तो मंगल जो है वो एजुकेशन और करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। मैं उनको पावर देने के लिए उपाय भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिर भी राहु की महादशा जब तक चल रही है, बहुत इजीली आप कंपटीशन क्रैक कर लें, इसके चांसेस कम है। गुरु की दशा चलती है, उस दौरान आप ये कर सकती हैं, चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, चांसेस बहुत प्रबल हो जाएंगे। आप UPSC के क्षेत्र में आई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपकी कुंडली इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन दशा सपोर्ट नहीं कर रहा आपको निश्चित रूप से। और आप खुद भी रियलाइज कर रही होंगी कि राहु की दशा कहीं ना कहीं आपको ये फ्रस्ट्रेशन भी देती है, कहीं ना कहीं कार्य में डिले भी कर रहा है, और ऊपर से शनि की 7.5 कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी आपको दे रहा है। तो कुछ उपाय कर लेंगी तो आने वाले समय में लाभ हो जाएगा। आपकी कुंडली में IAS वगैरह बनने का योग है, पराक्रम योग है आपकी कुंडली में, गुरु बहुत अच्छा है आपका, मंगल को थोड़ा और बलवान करने का उपाय बताने वाला हूं। तो चीजें कुछ अच्छी हैं, जहां पर परेशानी है उपाय कर लीजिए। दोनों में बेस्ट क्या है? देखिए, शुक्र आपका लग्न में विराजमान है, कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर वगैरह जो है ना, ये क्रिएटिव क्षेत्र में भी आ जाता है, कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव क्षेत्र में भी आ जाता है। और गुरु आपका बढ़िया है, PhD वगैरह कर रही हैं, ये भी क्षेत्र आपके लिए कहीं से भी खराब नहीं है। आप इस क्षेत्र में क्यों गई? क्योंकि शुक्र जो है ना वो लग्न में आकर के विराजमान हुए हैं, और लग्न पर जब किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का जो रुझान है कई बार उस तरफ चला जाता है। तो यहां पर ये क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया है, कोई बुराई नहीं। यदि UPSC आपसे निकल जाता है तो उससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। UPSC निकलने के चांसेस हैं, मैं आपको उपाय देने वाला हूं। थोड़ा प्रयास आपको करना है अपनी तरफ से, उपाय की तरफ से भी, और मेहनत थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। भाग्योदय कब होगा? देखिए, आमतौर पर जब गुरु भाग्येश बनते हैं तो भाग्योदय 16 वर्ष में हो जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहां पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो उसमें थोड़ा विलंब कर रही है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूं कि अभी तक इनका भाग्योदय नहीं हुआ, भाग्योदय वगैरह हो चुका है इनका। और शनि की दृष्टि से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन मेजर जो बात है वो ये है मुख्य रूप से कि राहु की महादशा और शनि की 7.5 के कारण आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका भाग्य फिलहाल आपका साथ नहीं दे रहा है। जैसे ही ये चीजें खत्म होंगी, आप खुद ब खुद रियलाइज करेंगी आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और आपको जीवन में हर सुख जो आप चाह रही हैं वो मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि शनि की 7.5 के कारण परेशानी आ रही है। बिल्कुल आ रही है, आपकी कुंडली में तो विष दोष भी है। वैसे ही जब चंद्रमा के ऊपर 7.5 चलती है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा सिर्फ मन नहीं है,
आपकी कुंडली में चंद्रमा सिर्फ मन नहीं है, वो आपका लग्नेश भी है, और तो और वो विष दोष में है, और तो और उसके ऊपर सारे साथी चल रही है। तो ये समय मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए मेंटली थोड़ा परेशानी देने वाला है, मेंटली थोड़ा परेशानी देने वाला है। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली को देख करके निश्चित रूप से मैं आपको आर्किटेक्चर और यूपीएससी के बीच में कोई एक बताने वाला हूं कि ज्यादा बेहतर आपके लिए क्या रहेगा। तो नवमांश कुंडली में देखें ग्रहों की स्थिति को, तो शनि वहां पर बहुत अच्छा है। शनि वहां पर कुंभ राशि अपने ही घर में जाकर के विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति है। चंद्रमा वहां पर आपका उच्च का हो गया है, जबरदस्त। सूर्य लग्न में आ गए हैं, वो भी अच्छी बात है। बुध भी अच्छा है वहां पर आपका, और गुरु मंगल छठे भाव में पारिजात योग बना करके बैठे हुए हैं। शुक्र आपका उच्च का है। देखिए, कहीं ना कहीं यहां पर भी दोनों ही करियर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। आपके लिए आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और यूपीएससी भी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन चूंकि आपके कर्मेश बनते हैं मंगल और वो पराक्रम योग बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि फिलहाल के लिए आप यूपीएससी को प्रेफरेंस दें अगले 2-3 वर्षों के लिए। उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यूपीएससी के लिए जाइए आप अगले 2-3 वर्षों में, और मुझे उम्मीद है कि हो सके तो आपका यूपीएससी क्रैक हो जाए, और इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से उपाय देने वाला हूं। एक बात आपको और बता दूं कि जो यहां पर मैरिटल लाइफ में थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी, वो काफी कम हो गई है आपके नवमांश कुंडली में। यहां के कुंडली को देख करके मैंने बताया था कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी है, विवाह टूटेगा ऐसा मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैंने बोला था कि परेशानी होगी। लेकिन आपकी D9 चार्ट में स्थिति काफी बेहतर हो रही है। तो जैसे ही आपने विष दोष को ठीक किया, निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन काफी बेहतर रहेगा, और कुंडली मिलान कर लेंगी तो जबरदस्त स्थिति देखने को मिलेगी। विवाह कब करें, आपने हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछे हैं, मैं बता दूं तो विवाह का योग इस वर्ष 20 नवंबर से लेकर के अगले वर्ष नवंबर 2021 तक यानी बना हुआ है। उसमें भी जो बेस्ट समय है वो है 20 नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक का। विवाह से पूर्व किसी भी हालत में 2 काम करना है आपको। एक काम यह करना है कि विष दोष निवारण पूजा करवानी है, और दूसरा कुंडली मिलान आपको करवाना है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए विष दोष निवारण पूजा। किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको यह करवाना है। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। मूंगा रत्न धारण करना है। 7-7.25 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको धारण करना है, सोने अथवा तांबे की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। पुखराज रत्न मूंगा सबसे ज्यादा जरूरी है, मूंगा को आप पहले धारण करेंगी। उसके बाद आप चाहे तो गुरु की महादशा में आप पुखराज धारण करिए, अभी भी कर सकती हैं, आजीवन आप ये दोनों रत्न धारण करके रख सकती हैं। पुखराज 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के गुरुवार के प्रातः काल को दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करना है। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए, और साथ ही साथ यदि संभव हो तो हर मंगलवार मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन करिए। आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, सिर्फ राहु की महादशा तक। जैसे इसकी महादशा खत्म हुई आपको ये जाप नहीं करने हैं। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दोस्तों, ये था इस 28 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।